हेलो दोस्तों, मैं संजय पुंडीर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के द्वितीय वर्ष के सीबीटी परीक्षाओं में आने के लिए हैं और निमी पोर्टल में ये मॉक टेस्ट आपके लिए डले हुए हैं। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं दोस्तों, ये निमी ने आपको प्रैक्टिस एक मॉडल मॉक टेस्ट डाला हुआ है पोर्टल पे ताकि आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व करें और उम्मीद करें कि इस तरीके के या यही सवाल आएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, पर आज हम इसको करके देखते हैं कि सेकंड ईयर में ये हमसे क्या पूछने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है काइजन। काइजन मीन्स, काइजन एक जैपनीज पद्धति है जिसको व्यवसाय में लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य है निरंतर इम्प्रूवमेंट करें। निरंतर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम 3 बिंदुओं पे फोकस करते हैं। पहला है मुरी, इसका मतलब है थकान को कम करना, तनाव को कम करना। दूसरा है मुरा, उसका मतलब है रुकावटें जितनी भी आ रही हैं हमारे काम को करने में उनको कम करना। और तीसरा है मुडा। मुरी, मुरा, मुडा, ये तीनों जैपनीज वर्ड हैं। मुडा का मतलब है, जो लास्ट वाला है उसका मतलब है कच्चे माल या टाइम में जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करना। तो कायदे में ये यहाँ नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्वालिटी का हो सकता है, प्रोडक्टिविटी का हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में चलिए ये आ रहा है, कोई बात नहीं। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होगा, सॉर्टिंग आउट एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी जैपनीज है, 5S का, ये उसमें है, काइजन का नहीं है। सो वो टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। जब मैं जनवरी में शुरू करूंगा तब आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप परीक्षा की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हम काइजन पद्धति को अपने व्यवसाय में या अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में, समाज में लागू अगर करेंगे तो हम निरंतर बेहतर होने की कामना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है डी। दूसरा है चूज़ द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट of the given expression in group discussion. Excuse me, I would. ओके, अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, 5 या 4 लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और बीच में कोई बोला एक्सक्यूज़ मी, जिसको हिंदी में उन्होंने लिखा हुआ है क्षमा करें, मैं, अब आगे वो कुछ बोलने वाला है। तो अगर इस तरीके का ग्रुप डिस्कशन में कोई चीज़ हो रही है कि क्षमा करें, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वो जो चर्चा चल रही है उसके बीच में वो अपना एक सवाल पूछना चाह रहा है। मतलब उस चर्चा को वहीं रोक के थोड़ी देर के लिए बहुत शिष्टाचार में रहते हुए क्षमा करें, ऐसा लिखा हुआ है ना, क्षमा करें, एक्सक्यूज़ मी, ये शिष्टाचार का मामला है। तो शिष्टाचार में रहते हुए वो किसी एक बिंदु पे जिस पे इस समय चर्चा हो रही है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, कोई स्पष्टीकरण मांग रहा है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है बात, इसको वो पूछना चाह रहे हैं। पहला है इंटरप्टिंग। यस, वो पूरे ग्रुप डिस्कशन को इंटरप्ट करके इस मुद्दे पे कोई स्पष्टीकरण यही चाह रहा है, इसी वक्त चाह रहा है। ओके, ये बात सही लग रही है, लेकिन पहले आगे देखते हैं। एग्रीइंग मतलब सहमति बनाना। कोई मुद्दा चल रहा है तो हम ये नहीं कहते क्षमा करें मैं आपसे सहमत हूँ, ऐसा नहीं कहते। ये तो हम तब कहते हैं जब आप उसकी बात को रोक के और कोई स्पष्टीकरण मांगना चाह रहे हैं, तो इसका एग्रीइंग नहीं हो सकता। समराइजिंग मतलब सारांश उसका बताना। हम ऐसा भी नहीं करते कि कोई मुद्दे पे बात चल रही है और हमने एकदम बीच में रोका सबको और बड़े शिष्टाचार के साथ रोका कि क्षमा करें और इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कहते। वो आखिर में कहा जाता है, बीच में। इन्होंने कहा है कि उसको अगर बीच में कोई रोक रहा है, चूज़ द करेक्ट इन द ग्रुप डिस्कशन। इन द ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप डिस्कशन के बीच में, ना कि आखिर में। डी पॉइंट है एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट, किसी बिंदु पर जोर दे के बताना। तब भी हम ऐसे नहीं बताते कि क्षमा करें, ये बिंदु को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते। एक्सक्यूज़ मी का मतलब है कि हम कोई और बोल रहा था और हमने उसको कहा कि क्षमा करें, 2 सेकंड आप रुकें और मेरे सवाल का उत्तर दें। तो इसका उत्तर सही है इंटरप्टिंग। आंसर ए बिल्कुल सही है, तो आप लोग इसको ऐसे समझें। तीसरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं भाई? क्योंकि शब्दों का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में शाब्दिक संचार कहेंगे। और अशाब्दिक कौन सा होगा? नॉन वर्बल, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी
कम्युनिकेशन में यानी कि संचार में अगर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है? तो आंसर है आपका 3 3 तो इसमें आंसर ही नहीं है, उन्होंने दे रखा है। इसका आंसर है डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई ना? जब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज़ कॉल्ड। अगर किसी विशेष कार्य के प्रति आपका पूरा समर्पण है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है सलमान खान का, अगर मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, मतलब मैं उस कार्य के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाता हूँ। तो इसका आंसर है कमिटमेंट। वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, वो इंटीग्रिटी नहीं हो सकता, वो है सिर्फ कमिटमेंट। अब बात आई कॉन्फिडेंस, आप जानते हैं आत्मविश्वास। अरे आत्मविश्वास है तो हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कमिटेड हो गए हैं। ओके, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ये भी आप जानते हैं। अगर बुद्धिमत्ता है तो उससे हम समर्पण नहीं कहते। समर्पण एक दूसरी क्वालिटी होती है आपके व्यक्तित्व की, इंटेलिजेंस एक दूसरी क्वालिटी होती है। इंटीग्रिटी, ये शब्द आपके लिए शायद नया हो सकता है। इंटीग्रिटी जिसको हिंदी में इन्होंने लिखा है सत्यनिष्ठा, मतलब हम अगर अपने काम के प्रति निष्ठा रखेंगे। निष्ठा रखने का मतलब ये नहीं है कि समर्पित हैं, निष्ठा रखने का मतलब ये है कि हम प्रावलोभन में आके उस काम से, या डर के, या किसी प्रावलोभन में हम उस काम से हटेंगे नहीं। जो हमारी सोच है हम जल्दी से उससे हटेंगे नहीं, तो हम कहते हैं कि इस बंदे की इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है, तो इसका आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर जॉब वर्क इज कॉल्ड। ये तो वही है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही है, वेरी गुड। बस इसमें कमिटमेंट सी पे डाल दिया, उस पर बी पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको ढूंढना है सही आंसर, बी पे मत लगा देना, रट के मत जाना बच्चों। अगर ये सवाल आए और आपने कहा बी 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 तो पता चला कि वो 5वें नंबर का क्वेश्चन था। थोड़ा संभल के, ये किस तरीके के इल्झा रहे हैं हमें, ये सोच रहे हैं हम बच्चे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। एसएमएस वही है जो आप लोग अपने मोबाइल से करते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप सुन लो। एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज या शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसको ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये डी पे लिखा हुआ है और उन्होंने भी आंसर डी बताया हुआ है, तो ये आंसर सही है। सिंपल मैसेज सर्विस नहीं होता, शॉर्ट मेल ये मेल नहीं है। सिंपल मेमो, ये मेमो भी नहीं है, जो हम मोबाइल से मैसेज करते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो आंसर इज डी पे आगे चलते हैं। फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। अगर आपने लक्ष्य स्मार्ट निर्धारित करें हैं, स्मार्ट वो वाला मतलब नहीं है जैसे आप लोग हैं, वो तो हैं, आप लोग स्मार्ट तो हैं, लेकिन स्मार्ट गोल्स क्या होता है, ये एक एक्रोनिम है, एक एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग मतलब निकलता है इसमें। एस से मतलब होता है स्पेसिफिक, एम से मतलब होता है मेजरेबल, ए से मतलब होता है अचीवेबल, आर से मतलब होता है रिवार्डिंग, और टी से मतलब होता है टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है कि जब हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो स्पेसिफिक हों। ये नहीं कह सकते कि मुझे अमीर होना है, अरे स्पेसिफिक बताओ किस क्षेत्र में और क्या करके आपको कामयाबी हासिल करके आपको पैसा कमाना है। मेजरेबल मतलब जिसको मेज़र किया जा सके, ऐसा नहीं है मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ये नहीं कह सकते। अगर लक्ष्य निर्धारित करना है तो आपको कहना पड़ेगा अगले 1 साल में मैं हर महीने इतने इनकम अपनी चाह रहा हूँ। मेजरेबल मतलब उसको क्वांटिटाइज करें। ए है अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आप अचीव कर सकते हो। आप कहें मैं तो फ्रांस का राष्ट्रपति बनना चाहूँगा, आप नागरिक हैं नहीं वहाँ के, तो उस लक्ष्य को निर्धारित करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं मिलने वाला है। रिवार्डिंग मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो, कुछ उसका बेनिफिट आप ले पा रहे हो। आपने ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मैं तो दीवार को धक्का मारूंगा और 2 महीने में इसको गिरा ही दूंगा, अगर वो गिर भी गई तो क्या मिलेगा आपको, और पिटाई मिल सकती है जिसकी दीवार गिराओगे। और टी है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। अरे भाई टाइम बाउंड, कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में मुझे फेमस होना है। सो ये स्मार्ट गोल्स होते हैं। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उसको स्मार्ट बनाएं, इन 5 चीज़ों पे आप उसको डिफाइन करें।
तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे एम्बिगुअस, मतलब हवा में कोई बात मत करें आप कि मुझे एक दिन ये करना है, उसको आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें। तो इसका आंसर हुआ स्पेसिफिक। ये सोशल नहीं हो सकता, साइंटिफिक नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ नहीं है। स्मार्ट गोल्स में एस का मतलब है स्पेसिफिक। कुछ बातें तो आपको मेरे लेक्चर से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी बेटा जब जनवरी में हम करेंगे, पर अभी परीक्षाओं के लिए अगर आप इसको याद करना चाहें, मैंने समझाने की कोशिश करी है थोड़ा सा, आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज, हाँ ओके, ये इसको हिंदी में पढ़ दूँ, हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। आपने कभी महसूस किया हो कि जब हम बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, मतलब जब हमें कुछ डर लग रहा होता है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो हम कोई बच्चे जो हैं दांत चबाने लगते हैं, और दांत नहीं, नाखून चबाने लगते हैं दांतों से। तो क्या क्या लग रहा है आपको उस समय? उस बच्चे की क्या फीलिंग क्या है? उसको रिजल्ट को लेके डर लग रहा है, इनसिक्योर महसूस कर रहा है, थोड़ा एंग्जाइटी में है। एंग्जाइटी मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ऐसा तब होता है जब आप डरे हुए होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जब आपको लगता है कि यार तैयारी पता नहीं मेरी सही थी, मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, अच्छे आएंगे, 80% से ऊपर आएंगे नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं, फिर हम नाखूनों को दांतों से चबाने लगते हैं। ये हमारी बॉडी है जो रिएक्ट करती है, इन्हीं को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जब हम लेक्चर में पढ़ेंगे तब हम इस बारे में जानेंगे। तो अगर कोई बच्चा नाखून काट रहा है दांतों से, तो इससे क्या लग रहा है कि वो क्या हो रहा है? बोर हो रहा है? नहीं, बोर होने पे तो वो पैर हिलाएगा, खाली बैठेगा, आसमान की तरफ देखेगा, दांत नहीं चबाएगा। इनसिक्योरिटी, यस, इनसिक्योरिटी हो सकता है इसका आंसर। कॉन्फिडेंस नहीं, आप कभी किसी बहुत आत्मविश्वास में हैं तो दांत से नाखून चबाना शुरू नहीं करते हैं, तो आत्मविश्वास इसका नहीं हो सकता। डिफेंसिवनेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब डिफेंसिव होते हैं, डर रहे होते हैं, सामने वाला कोई मजबूत हमारे सामने लगा होता है, तो हम दिखाना नहीं चाहते उससे कि हम डिफेंसिव हो रहे हैं, तो हम नाखून नहीं चबाना शुरू करेंगे, चाहे हमें कितना भी इनसिक्योर महसूस हो रहा हो। तो इनसिक्योरिटी, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने भी बी लिया है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, हाव भाव तेज और सीधा चलना, तेज नहीं कहना चाहिए इसको, कड़क चाल जिसको कहते हैं, कड़क और सीधा तने हुए जब चल रहा है कोई आदमी, तो उसको देख के समझ में आ जाता है ये भैया आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। आप अपने गली मोहल्ले घर में थोड़ा तन के चलते हैं, और दूसरे शहर में जाके हम ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि भाई कोई रास्ता बता दे कहाँ है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती, तने नहीं रहते, क्योंकि वो हमारा शहर नहीं है। और जब भी आप इनसिक्योर होंगे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो सुकड़ने लगती है, और जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपकी बॉडी ओपन अप होने लगती है। ये सब बॉडी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे जब हम क्लासेस को देखेंगे जनवरी से। तो आप इस चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें, बड़ा मज़ा आने वाला है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, उत्सव की तरह इसको बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ब्रिस्क एंड इरेक्ट, हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक जैसा ही है भाई। हेलो, 9 और 10 बिल्कुल एक जैसा सवाल है, तो मैं किसी एक को सॉल्व करूंगा, दूसरे सवाल का भी वही उत्तर होगा। जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज हमारा कॉन्फिडेंस, आंसर 9 का है सी, और 10 का भी है सी। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर एक ही क्वेश्चन को वो 20 बार दे दें और वो हमें आता हो, कितना मज़ा आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर है सी। जब कोई आदमी कड़क और सीधा तन के चल रहा हो तो वो उसका आत्मविश्वास प्रदर्शित होता है इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज से। क्वेश्चन नंबर 11, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, अच्छा लक्ष्य जो हैं वो 2 श्रेणियों में होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लक्ष्य, मतलब जिसको हम अल्पकालीन लक्ष्य कहते हैं, जो 2 साल से कम की अवधि का होता है, आमतौर पे वो कुछ महीने की अवधि का होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जो 2 साल से ज़्यादा वाली अवधि का होता है। अगर मैं आप ही लोगों की बात करूं, इस समय आपका सबसे शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या है? एग्ज़ाम की अच्छी तरह पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। और बड़ा गोल क्या होगा? शायद सरकारी जॉब पाना,
ओके। तो वो सरकारी जॉब पाने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे अल्पकालीन लक्ष्य हैं ये आपको सफलतापूर्वक पूरे करने पड़ेंगे। और जब ये सब का कलेक्टिव एक एफर्ट आता है, ये सब काम क्यों कर रहे हैं आप आईटीआई में एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छे नंबर से पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो सरकारी जॉब अप्लाई कर पाएंगे, बिना आईटीआई करे तो नहीं कर पाएंगे। तो वो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है उसको पाने के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स हमें बनाने पड़ते हैं, और ये सारे स्मार्ट होने चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो इसका आंसर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डी। 3 गलत उत्तरों को हटाना चाहेंगे। गुड एंड बैड, हमारे गोल गुड और बैड की कैटेगरी में नहीं विभाजित हैं, मतलब इसको वर्गीकरण गुड और बैड में नहीं किया गया है। इनर और आउटर, आंतरिक और बाह्य, ये भी वर्गीकरण हमने गोल्स का नहीं किया, ये मोटिवेशन का किया है। मोटिवेशन आंतरिक हो सकता है और बाह्य हो सकता है। और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये भी नाम वही हैं जो बी और सी दोनों का मतलब एक ही निकलता है, भीतरी और बाहरी और आंतरिक और बाह्य एक ही चीज़ है। तो पर इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। समझ में आ गया बच्चों? आगे चलूँ? वेरी गुड। हाँ, ये अच्छा है, मैं पूछ लेता हूँ और सोच लेता हूँ कि जो भी सुन रहे होंगे वो कहेंगे हाँ आगे आगे चलो गुरुजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गोल्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये वही तो है क्वेश्चन। उसमें कैटेगराइज लिखा था, इसमें क्लासिफाइड लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही हैं और इसका आंसर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमेशा हमारे लक्ष्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये लक्ष्य का वर्गीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। ओके, देखो यहाँ पर ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये पूरे लेक्चर में समझने की बात है। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो लगभग 50-55% हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है उस संदेश को असल में समझने के लिए। जो रिसीवर देख रहा है, फेस टू फेस मतलब आमने सामने बात हो रही है, तो संदेश को प्राप्त करने वाला जब भेजने वाले को देख भी पा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। 55% संदेश बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। लगभग 40% संदेश किस अंदाज में, किस वॉइस टोन में उसने कह दिया उससे समझ में आता है। और सिर्फ 7 से 10% जो आपका मैसेज है वो आपके शब्दों से समझ में आता है। आप कहें नहीं ये तो समझ नहीं आ रहा हमें बात, शब्दों से तो असली अर्थ समझ में आता है। ओके बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, शब्द वही हैं लेकिन मतलब अलग अलग हो, बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ रोको मत जाने दो, इसका मतलब है जो कोई आदमी जा रहा है उसको रोक लो। और अगर मैं यही शब्दों का प्रयोग करके इसको ऐसे प्रयोग करूँ, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है जो जा रहा है उसे रोको मत जाने दो। विपरीत अर्थ निकल सकते हैं, शब्द वही रह सकते हैं लेकिन किस अंदाज में कहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तब संदेश पूरा समझ में आता है। आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ गए होंगे। सो आंसर इज सी। 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज बताता है कि असल में संदेश का मतलब क्या निकलने वाला है। जब हम क्लासेस करेंगे तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जुड़े रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। ओके, मैंने कहा था आपको मोटिवेशन हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो आपके अंदर से मोटिवेशन निकल के आ रहा है। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी उनको मौका मिलता है कॉपी खोलते हैं और ड्राइंग बनाने लगते हैं, कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। उनका मन है, वो कोई कह नहीं रहा, उनको पैसा भी नहीं मिल रहा लेकिन उनका मन है। और ये इस तरीके के जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं जो आपको प्रेरित अंदर से करते हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं क्योंकि वो किसी बाहरी चीज़ों से प्रेरित होकर नहीं है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी आपका मन करेगा कि इस दिन बच्चों को देखेंगे ड्राइंग करते हुए, आप कहेंगे ला इधर ला, मैं करके दिखाता हूँ तुझे ड्राइंग। सो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये उम्र के साथ कम नहीं होता। बाहर के जो मोटिवेशन होते हैं जैसे कुछ पाने की इच्छा, हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, या कोई डर बाहर का ऐसा होता है कि ये काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, पुलिस मारेगी। ये सब बाहरी आपके कारक हैं जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं।
या किसी काम को ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर जो अंदर का आपका मोटिवेशन होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। आप उसी क्षेत्र में रहें जो अंदर से आप चाह रहे हो। तो ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। बाकी जो बाहर वाले होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि आपने एक काम कर दिया, आपने उसमें से पैसे ले लिए, फिर पैसे मिलने के बाद जब आपको लगेगा और पैसे नहीं मिलने वाले, आप उस काम को करना छोड़ देंगे। आंसर है लॉन्ग लास्टिंग। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होता, बूढ़े भी हो जाओगे तब भी जो आपकी पसंद की चीज़ है, जो शौक जिसको हम कहते हैं, वो जीवित रहते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। आंसर बी सही है। फॉर मनी एंड रिवॉर्ड नहीं, मनी एंड रिवॉर्ड के लिए हम बाहरी जो कारक होते हैं उनके द्वारा प्रेरित होते हैं। मोटिवेशन बाहरी के लिए होता है। टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं, सामाजिक इज्जत और शोहरत पाने के लिए भी हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा नहीं होता, ये बाहरी। हम दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं कि जैसे इसको इज्जत मिल रही है समाज में, मुझे भी मिले, तो हम वो काम करने लगते हैं। तो वो बाहरी होते हैं सारे। तो इसका आंसर हो गया बी, लॉन्ग लास्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15वां क्वेश्चन पे हम हैं। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? अब आप लोग पंजाबी गाने सुनते हो ना, कौन है वो, मुझसे वाला और एंड हनी सिंह एंड ऑल। सो अच्छा है, बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा को, जो मेरे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बच्चे हैं, उनको पंजाबी समझ भी नहीं आती होगी पूरी बात, लेकिन वो बीट इतनी अच्छी लगती है कि हमें वो पसंद है। वैसे तो हमारी कल्चर है, ये सारी हमारी कल्चर हैं, पंजाबी हो गुजराती हो सब अपने हैं, लेकिन हमें वो बीट अच्छी लगती है, हम सिर्फ आनंद के लिए वो सुनते हैं। इस तरीके की लिसनिंग को हम कहते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग, या इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको कहेंगे एस्थेटिक लिसनिंग। ओके, एप्रिशिएटिव लिसनिंग इसका आंसर है, वो मुझे दिख गया, पर आपको बाकी 3 क्वेश्चन आंसर्स भी बता देता हूँ क्या है। क्रिटिकल लिसनिंग वो होती है जब हम तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, तू कुछ बोल, मैं तुझे जवाब देता हूँ अभी यहीं खड़े के खड़े। जब हम ऐसे सुन रहे होते हैं कि वो जो बोलेगा मुझे उसको काउंटर करना है, उसको हम क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। थेराप्यूटिक लिसनिंग उसको कहते हैं जब हम किसी सामाजिक प्रेशर में उस चीज़ों को करना पड़ रहा है हमें, जैसे नेताजी आए हैं, बोल रहे हैं, हमें तो प्रधान लेकर गया था भैया बस भर के, अब बस इकट्ठी वापस जाएगी। वो नेताजी क्या बोल रहे हैं हम सुन तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम सुनना भी नहीं चाह रहे। इस तरीके की जब हम कोई चीज़ें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनने जाते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ की तरह जाते हैं, वो थेराप्यूटिक लिसनिंग उस समय कर रहे हैं, वो सुनना भी नहीं चाह रहे, जवाब भी नहीं देना चाह रहे, समझना भी नहीं चाह रहे, बस वो ये चाह रहे हैं कि बस ख़त्म हो और हम अपने घर चलें। वो सामाजिक प्रेशर में की जाती है। और डी है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग वो है जो आप क्लासरूम में करते हैं, जब आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, आप जवाब भी नहीं देना चाह रहे, तर्क वितर्क नहीं करना चाह रहे, आप उसको सामाजिक प्रेशर में भी नहीं सुन रहे हैं, और आपको इसलिए भी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपको। वो है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि किसी गाने को आप सुन रहे हैं सिर्फ आनंद के लिए, तो उस लिसनिंग को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जिसको हिंदी में इन्होंने कहा है सराहनीय सुनना, या एस्थेटिक लिसनिंग, जिसका मतलब होता है खूबसूरती, यानी कि कुछ खूबसूरत चीज़ है उसको जब हम सुनते हैं, जो हमें खूबसूरत लग रही है, पसंद आ रही है, तो हम उसको एप्रिशिएटिव या एस्थेटिक लिसनिंग कहते हैं। इसका आंसर सी है, उन्होंने भी सी दे रखा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, ये तो वही है मोटिवेशन, ये मैं बता चुका हूँ आपको, आंतरिक और बाह्य, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। आंसर ए सही है। बाकी 3 क्यों नहीं है? गुड और बैड मोटिवेशन नहीं होता है, इनर एंड आउटर। ओके, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ सकता है भाई, क्योंकि बाद में आप कमेंट में पूछोगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अगर इसका आप और इनर और आउटर, ये दोनों एक ही जैसे टर्म हैं, लेकिन हमेशा मोटिवेशन के लिए हर किताब में आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लिखा होगा। सो बेहतर आंसर कौन सा है? ए है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य। इनर का मतलब भी वही निकलता है, इनर का मतलब भीतरी यानी कि आंतरिक, और आउटर का मतलब बाहरी यानी कि बाह्य। सो इसका आंसर बेहतर ए ही है। आप भी ध्यान रखना, मोटिवेशन की अगर कैटेगरी पूछी जा रही है इनर और आउटर, मेरी तरफ से वो सही है, लेकिन आपको आंसर लगाना है
इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पे। ठीक है बच्चों, ये बात प्लीज़ ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मोटिवेशन की कैटेगरी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लगाना, इनर और आउटर नहीं लगाना, जबकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द जैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आखिरी हाई और लो, ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन हाई और लो नहीं होता, कहने को हम इस्तेमाल करते हैं इस बात को, लेकिन मतलब मोटिवेशन को कि ये कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है कि हाई है या लो है, क्योंकि मोटिवेशन डिपेंड करता है हालातों पे। आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मोटिवेशन कम होने लगेगा। तो वही मोटिवेशन जो कभी हाई था वो लो भी हो सकता है, इसलिए इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये वाला मोटिवेशन हाई कहलाएगा और ये वाला लो कहलाएगा। आई होप मैंने आपको समझा दी ये बात। अगली बात करते हैं 17th, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नॉइज़ फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कम्स अंडर, इसको हिंदी में पढ़ के बता दूं, शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आती है। अच्छा, ओके, इसके आंसर हैं, मुझे भाई हिंदी में समझ नहीं आया, इंग्लिश में मुझे समझ में आ गया क्या लिखा है वो। कल्चर बैरियर, देखिए शोर हो रहा है, ये हमारा संस्कृति से इसका कोई मतलब नहीं है, या ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, वातावरण से मतलब है इसका मतलब वातावरण से है, इसका मतलब ना संस्कृति से है, ना इसका मतलब लैंग्वेज भाषा से इसका कोई मतलब नहीं। गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, इससे भाषा का क्या मतलब है भाई, और ना ही इसका मतलब परसेप्शन से है। परसेप्शन है आपका धारणा, अवधारणा, हम क्या की सोच के साथ बैठे हुए हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। ठीक है, कोई आप अगर ठंड लग रही है और मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, ठंड किसी को नहीं लग रही है, सोचो ठंड नहीं लग रही है, तो आपको नहीं लगेगी, मेरी बात मान लोगे क्या? अरे ठंड लग रही है तो लग रही है, हमारी धारणा से उसका कोई मतलब नहीं है। सो द आंसर इज एनवायरमेंटल, ये पर्यावरण बाधा है, क्योंकि पर्यावरण गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, या शोर आ रहा हो सकता है, ये सब एनवायरमेंटल बैरियर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगर नॉइज़ फिजिकल डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस का कोई मामला है तो वो एनवायरमेंटल बैरियर की वजह से होगा, पर्यावरण बाधा की वजह से होगा, उनको पर्यावरण बाधा कहेंगे। सो ये आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। ओके, अगर कभी हम बात करते हुए आवाज़ की पिच को ऊंचा उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, इस वॉइस मॉड्यूलेशन को क्या कहते हैं? इसको वॉवल नहीं कहते, वॉवल तो वो 5 हैं जो आप सब लोगों को पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, वो वॉवल होते हैं, वो ये नहीं हो सकते। इंटोनेशन, यस ये इंटोनेशन है, ये आपके लिए नया वर्ड है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आंसर करेक्ट है। कॉन्सोनेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो वो होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते। अल्फ़ाबेट 26 हैं तो उसमें 5 कॉन्सोनेंट हो गए तो 21 5 वॉवल हो गए तो 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ओके, जितने भी हैं वो मुझे पता नहीं वो 26 हैं या 24 हैं। कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन तो है जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं अंदर से, उसका तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण उस शब्द का, तो वो होता है प्रोनाउंसिएशन, तो वो ये मतलब नहीं है। हम अपनी पिच को ऊंचा और नीचा करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इंटोनेशन। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ करो, मतलब सोचो, एक मेरा दोस्त है और वो जो है मेरे से बात करते 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 छत पे हम बात कर रहे हैं और वो पीछे जा रहा है मेरे से बात करते, उसको नहीं पता कि छत ख़त्म होने वाली है, और मैंने एकदम उसकी तरफ देखा तो मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी? ओए! फिर वो रुक जाएगा, फिर मैं कहूँगा यार पागल है तू। अब सोचो, जब मैंने बोला वो क्या बोला? मैंने बोला ओए! यार पागल है तू। ओए में मेरी पिच बहुत हाई थी, और जब उसको मैंने उस काम को करने से क्षणिक देर के लिए रोक दिया तो मैंने अपनी पिच गंभीर कर ली, थोड़ा नीचे कर ली, और मैंने उसको बताया कि तुम गिरने वाले थे। ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन है जो हम बोलते हुए करते हैं, इसको हम इंटोनेशंस कहते हैं बच्चों। ये शब्द को आप ध्यान रखना। इसका आंसर है 1। 1 नहीं दे, वो जो 1 इन्होंने दे रखा है, आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको एथिक्स कहा जाता है। हमारा एथिक्स ये डिसाइड करता है कि इस कार्य को करना ठीक है, सही है या गलत है। तो जो कार्य सही और गलत
जब हम इन चीज़ों को तोलते हैं तो हम किस आधार पे बात कर रहे होते हैं? हम एथिक्स के आधार पर बात कर रहे होते हैं कि नैतिकता क्या कहती है, या उसको जो आचार विचार, ओके, जो हमारा काम करने, मतलब समाज में रहते हुए काम करने के जो हमारे तरीके होते हैं वो अच्छे कौन से और बुरे कौन से हो सकते हैं, ये हमारे एथिक्स डिसाइड करते हैं। जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जब आप माइंड साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको इड, ईगो, सुपर ईगो नाम की कोई चीज़ दिखाई देगी। उस सुपर ईगो में एथिक्स होते हैं बेटा, जो हमें सही और गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं, कि नहीं, गलत करने के लिए रोकते हैं और सही करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका आंसर है सी। एथिक्स वो चीज़ हैं जो हमें किसी भी कार्य को करने में, वो सही है या गलत है, इसकी प्रेरणा देता है। तो वो आंसर सी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में ही बताया था। रोल प्लेइंग वो चीज़ होती है जब हम किसी का अभिनय करने लगते हैं। हम अध्यापक नहीं हैं, लेकिन एक दिन हमने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लासरूम में अध्यापक की परमिशन के साथ। अध्यापक ने कहा आज तुम पढ़ाओ, तो आप अध्यापक बन गए। तो आप एक अभिनय कर रहे हैं अध्यापक का। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस तरह से जब कोई रोल प्लेइंग आप करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब उसमें कमी क्या है, नुकसान क्या है उसका, मतलब उसमें क्या हमें नहीं मिलता है, क्या कमी रह जाती है रोल प्लेइंग में। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। यस, वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और सोचो, अगर कोई चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है तो उसका ड्रॉबैक तो नहीं हो सकता ना भाई, वो उसका नुकसान थोड़ी। अगर कोई चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है तो उसको नुकसान कैसे कहेंगे, वो तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो ए आंसर नहीं हो सकता। डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जब टीचर बन के आप बात करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कोई सवाल हो आपका पूछो, तो मेरे जैसा कोई स्टूडेंट बन के बैठा है वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, फिर तो आपको सुनना पड़ेगा ना। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स को भी वो रोल प्लेइंग बढ़ाता है। और फिर लिसनिंग स्किल्स बेहतर होना, ये तो अच्छी बात है, ये ड्रॉबैक नहीं हो सकता, ये नुकसान नहीं हो सकता, ये तो बेनिफिट हो सकता है। तो बी आंसर नहीं हो सकता। डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, ये बात सही है, क्योंकि आप सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति नहीं है। आप टीचर नहीं बने हैं, वो तो एक दिन के लिए आप टीचर होने का अनुभव कर रहे हैं। तो इसका आंसर है सी। पर फिर भी पहले डी देख लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सारे ऑप्शंस पढ़ो और फिर एक सही विकल्प चुनो। तो डी है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, जब आप टीचर बन जाएंगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करें, ये भी सीखते हैं आप जब आप टीचर होने का अभिनय कर रहे हैं। और ये भी एक फ़ायदा है ना, हम अगर समस्याओं का निवारण या समाधान करना सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए फेवर की बात है, हमारे बेनिफिट की बात है। ये ड्रॉबैक कैसे हो सकता है? हमारे तो सवाल में पूछा गया है ड्रॉबैक बताना है, तो ड्रॉबैक इसका एक ही है कि ये रियल सिचुएशन को प्रदर्शित नहीं करता, ये तो सिर्फ अभिनय हो रहा है। तो इसका आंसर है सी, और उन्होंने भी दे रखा है सी। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन। अगर कोई समस्या थी, ओके, मैं पहले इसको हिंदी में पढ़ लूँ। व्हाट should come next after selecting the solution in problem solving process। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? भाई कोई प्रॉब्लम थी, उसमें आपने पूरा उसमें अपना माथापच्ची कर ली और एक हल आपने ढूंढ लिया कि इस समस्या का ये हल है। तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि हल तो आपने ढूंढ लिया, सॉल्यूशन आप ढूंढ चुके हैं, अब आगे क्या करना है? आगे उस हल को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, और क्या करना है? भाई सॉल्यूशन जब हमने ढूंढ लिया कि इस समस्या को ऐसे सुधारना है, तो फिर हम उसको, जो हमने हल ढूंढा है, समाधान ढूंढा है, उसको हम लागू करेंगे। अगला स्टेप तो यही होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। लुक फॉर आल्टरनेट। समाधान ढूंढने के बाद हम विकल्प नहीं ढूंढते, समाधान पे जब पहुंच गए हैं तो पहले उसको लागू करके देखेंगे। उसका असर अगर अच्छा नहीं आया तो लागू करने के बाद, वो अगला स्टेप है, तब हम आल्टरनेट ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव कोई तरीके ढूंढेंगे कि कोई और तरीका इस समाधान को करने का, क्योंकि इससे तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहले वाला आंसर नहीं हो सकता। रूट कॉज एनालिसिस,
रूट कॉज एनालिसिस है जड़ पे पहुंचना, समस्या की जड़ पे पहुंचना। वो आप पहुंच चुके होंगे तभी तो आपने कोई सॉल्यूशन ढूंढा है। वो वाला स्टेप तो पहले था। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये स्टेप नहीं आ सकता कि चलो ये तो हल है इसका, अब ढूंढो ये समस्या हुई क्यों थी। तो हल क्या ढूंढा आपने पहले तो समस्या की जड़ ढूंढनी थी। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानो। हल पहले ढूंढ लिया और समस्या को उसके बाद नहीं पहचानेंगे, समस्या को तो सबसे पहले पहचानेंगे। तो ये उल्टा तो नहीं हो सकता। पहले 3 आंसर नहीं हो सकते। अब बचा एक, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करें। हाँ यही होता है ना। अब जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, कोई समस्या है, मान लीजिए कोई मरीज़ है, वो डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ भाई बोलो क्या बात है। उसने कहा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इससे डॉक्टर साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, तबीयत ठीक नहीं है भाई, सिर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, बुखार है, जुकाम है, क्या है। तो वो कहेगा इसको आइडेंटिफाई करो, मतलब आप अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करो, मुझे सही सही बताओ हो क्या रहा है। तो वो कहेगा साहब सर में दर्द हो रहा है। तो अब समस्या आइडेंटिफाई हो गई। अब आप डॉक्टर क्या करेगा, आपकी नब्ज चेक करेगा, थर्मामीटर लगाएगा, ये सब वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है उन सारी, और फिर आपको कहेगा ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ। तो वो सारे डेटा इकट्ठा होने के बाद फिर वो अपना दिमाग जो उसने पढ़ाई करी है उससे वो रूट कॉज एनालिसिस करेगा, मतलब वो जड़ पे पहुंचेगा कि ये जो आज आपकी तबीयत ख़राब है इसकी क्या वजह हो सकती है। हो सकता है वो कुछ और डेटा इकट्ठा करना चाहे कि कल रात क्या खाना खाया था, कहीं ठंडा तो नहीं पिया, कोई आइसक्रीम तो नहीं खा ली, इस तरह की चीज़ें, ठंड में तो नहीं निकल गए थे, सर्द गर्म तो नहीं हो गया। उसके बाद वो एक सॉल्यूशन पे पहुंचेगा कि साहब ये 5 दवाइयाँ मैं दे सकता हूँ उसको, मैं ये वाली दवाई दे के देखता हूँ। तो उसने एक हल ढूंढ लिया कि ये आपको ये वाली दवाई देने वाले हैं। फिर उसको क्या, वो क्या कहेगा आपको 3 दिन तक ये दवाई खाओ, यानी कि उसको उस हल को लागू कर रहा है वो, 3 दिन तक ये दवाई खाओगे आप। और फिर कहेगा 3 दिन बाद आके दिखाना, इसी पर्चे पे आप 2 बार दिखा सकते हैं, पैसा दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 3 दिन बाद आएंगे, वो 3 दिन बाद आपको क्यों बुला रहा है, ये देखने के लिए कि असर हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो कहेगा 1 हफ्ते और खाओ, नहीं हुआ तो वो दवाई बदल देगा। ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि ये कोई समस्या है, उसका समाधान हम हमेशा इसी प्रोसेस से करते हैं। जब भी ये प्रोसेस हम नहीं अपनाएंगे हम अच्छा समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब मैं जनवरी से उस सीरीज़ को शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर, मैं प्रमोशन भी करता जा रहा हूँ अपना धीरे धीरे। थैंक यू, जुड़े रहें दोस्तों, हम बहुत प्यार से और बहुत मज़े से सीखेंगे। सो आंसर इज़ डी, 21st का आंसर है डी। 22nd क्वेश्चन, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरित करेगा कि चल कुछ कर कुछ कर। पहला है लैक ऑफ फोकस, मुझे पता ही नहीं क्या करना है ज़िंदगी में, लैक ऑफ फोकस। अगर आप इस स्थिति में हैं कि मुझे पता ही नहीं क्या करना है, तो वो आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित तो नहीं हो पाएंगे। कम से कम आप सोचते ही रहेंगे कोई और ही कर दे, आप नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर मेरे पे आत्मविश्वास की कमी है तो मुझे वो कोई काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा भाई। मुझे जब वो आता ही नहीं काम करना तो मैं करने से डरूंगा, मैं प्रेरित नहीं होऊंगा, उस काम से बचने की कोशिश करूंगा, भागूंगा वहाँ से। ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ डायरेक्शन, मुझे मेरे पास दिशा ही नहीं है, मुझे पैसा कमाना है लेकिन मैं कैसे कमाऊं, मुझे यही नहीं पता कि कैसे कमाऊं, क्या पढ़ लूं, कौन सी पढ़ाई कर लूं। तो लैक ऑफ डायरेक्शन वो भी आपको प्रेरित नहीं करेगा। वो तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा प्रेरित करेगा। लैक ऑफ नर्वसनेस, हाँ घबराहट की कमी, अगर आप घबरा नहीं रहे होंगे तो जाहिर है यकीनन आप लोग कॉन्फिडेंस में होंगे, आपका आत्मविश्वास। भाई जो चीज़ आपको करनी आती होगी वहाँ पर आप घबराएंगे नहीं ना। तो आप कहेंगे जब अरे इसमें क्या बुरी बात है यार, क्या बड़ी बात है, ले मैं करके दिखाता हूँ, तो आप वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो आपको मोटिवेशन, कौन सा फैक्टर इसमें हेल्प कर रहा है, डी लैक ऑफ नर्वसनेस। अगर आप में घबराहट की कमी है तो आप किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहुत आसान सवाल नहीं है ये, अगर आप सवालों को ढंग से समझें और नीचे 4 विकल्पों को अगर समझ पा रहे हैं तो सवाल बिल्कुल हलवा, यार हलवा याद आ गया, गाजर का हलवा खाया आप लोगों ने कभी हाल फिलहाल में? मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, चलिए खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 23,
विच वन इज़ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल है, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे मुश्किल काम है जब आप भीड़ को संबोधित करें, उसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जब 5 या 5 से अधिक आपके श्रोता आपके सामने बैठे हैं, उसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहेंगे। इसीलिए तो हर कोई नेता नहीं बन सकता, क्योंकि नेता बनने के लिए आपको बहुत सारी पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। आपको आपकी क्लास के अंदर कोई उठा के कहे आपका अध्यापक कि चलो अपने बारे में बताओ, तो एक तनाव आता है, एक प्रेशर आता है, बहुत मुश्किल होता है। कमरे में बोल सकते हैं, दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, लेकिन अगर पूरी भीड़ पे स्टेज में बोलना पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's होते हैं जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर करते हैं। मुझे वो याद है, मैं बता रहा हूँ। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये इसी सीरीज़ में आपको याद करने होंगे। ये उल्टा ये सवाल भी प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म इसी क्रम में आपको याद करने पड़ेंगे। अगर परफॉर्म पहले लिख दिया, फिर प्रैक्टिस लिख दिया, फिर प्रिपेयर लिख दिया, तो उल्टा हो जाएगा मामला। तो आपको ये तीनों शब्द भी याद रखने हैं और इसी क्रम में याद रखने हैं। इसका आंसर है बी। ये सवाल इसलिए आसान हो गया क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में ये तीनों शब्द नहीं आए हैं। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये हैं वो 3 शब्द जो आप 3 P's, तीनों शब्द P से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको 3 P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बना देते हैं अगर आप ये चीज़ 3 P का ध्यान रखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। बाकी सबको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो इसके आंसर है ही नहीं। 3 P पब्लिक स्पीकिंग के हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24th। विच वन इज़ अ डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट्स। साक्षात्कार का शिष्टाचार, आपको अगर आप कहीं साक्षात्कार देने, इंटरव्यू देने गए हैं तो एटिकेट क्या आपको बताते हैं, क्या करना चाहिए। डूज का मतलब है क्या करना चाहिए, डोंट का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज क्या हो सकते हैं? नर्वसनेस। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नर्वस हर कोई होता है बच्चों, मैं भी अगर मुझे आज कहीं जाना पड़ जाए तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा। तो लेकिन उसको दिखाना नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप जितना कम करें उस नर्वसनेस को, उतना आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। तो नर्वस नहीं होना चाहिए या उसको कम करना चाहिए, ये डूज नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नर्वस होना चाहिए इंटरव्यू देने जाते वक्त। दूसरा है इनफॉर्मल ड्रेस। हाँ आप इंटरव्यू देने जाओ और भाई टोपी लगा के, चश्मा और टी-शर्ट और चप्पल और पजामा, ये सब इनफॉर्मल ड्रेसेस हैं, मतलब नियम और कायदे से थोड़ा बाहर है। ये सब चीज़ें हम घर में कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरव्यू देने जाने वाले किसी फॉर्मल इवेंट के लिए हम ऐसे ड्रेस नहीं कर सकते। अनौपचारिक पोशाक हम नहीं पहन सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, हमें ये नहीं करना चाहिए। तीसरा है काम अप्रोच। इसको हिंदी में इन्होंने क्या कहा है? क्लेम दृष्टिकोण। देखिए, जब गूगल से आप हिंदी ट्रांसलेट करते हैं ना, या गूगल से, तो ऐसे चीज़ें हो जाती है। काम मतलब होता है शांत, शांत अप्रोच। यस, शांत अप्रोच मतलब बहुत ज़्यादा ना नर्वस हो, ना बहुत ज़्यादा खुश हो कि मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में आप अपने इंटरव्यू को बिगाड़ लेंगे। काम अप्रोच का मतलब ये भी नहीं होता कि आप आधी आंखें बंद कर दो और आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ जाओ जाके कि मैं बहुत शांत हूँ। ये सब भी नहीं करना है भाई, समझो उसको सही पर्सपेक्टिव में समझना। शांत का मतलब ये है कि ओके, आज मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, कभी इंटरव्यू आपका हो और आपको जाना पड़े तो ये सोचना कि एक कोई सज्जन हैं जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, वो बुला के आपसे सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता इस दुनिया में। इसमें डरने की क्या बात है? और वो जो भी सवाल पूछेंगे, जो सही होगा मैं उसका उत्तर दूंगा, जो मुझे आता होगा, जो मुझे पता होगा कि इसका उत्तर ये है। तो बिल्कुल शांत रहना और आराम से जाना। वो कोई दुश्मन नहीं है जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम उनको पहचानवा देंगे अपने आप को। तो इसलिए काम रहें, ये आंसर सही लग रहा है। एक्सेसिव जेस्चर्स, और इंटरव्यू में जाके हाथ पैर फेंकना और भरतनाट्यम करके और आंखें मटकाना, ये सब इसको कहते हैं अत्यधिक हाव भाव। ये सब नहीं करना है भाई। सो एक ही इसका आंसर है, वो है आंसर सी, शांत रहें। और शांत कैसे रहें? कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, एक सज्जन आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, हम बड़े शिष्टाचार से
उनको वो आंसर दे देंगे। इस नज़रिए के साथ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, बेहतर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 ख़त्म हो गया क्या टेस्ट? अरे अभी तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ अ डोंट ऑफ इंटरव्यू एटिकेट। अब ये उसका उल्टा है कि हमें, वो तो ये था कि क्या करना चाहिए और ये था अब क्या इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। पहला है बी कॉन्फिडेंट, नहीं, आप आत्मविश्वास के साथ रहेंगे तो इंटरव्यू अच्छा होगा, ये तो आपको करना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। डोंट पूछा हुआ है बेटा कि क्या नहीं करना चाहिए। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, यानी कि अच्छी तरीके से पोशाक पहन के जाएं, तैयार होके जाएं। ट्राउज़र पहनना, जिसको पैंट कहते हैं, कभी इंटरव्यू पे जाना हो तो पैंट, शर्ट और फॉर्मल शूज़, जिसको हम लेदर शूज़ कहते हैं, कभी स्पोर्ट्स शूज़ पहन के मत जाना। और शॉर्ट जो आप वो सॉक्स पहनते हैं ना, जो जुराबें बहुत छोटी छोटी जिसमें आपके टखने दिखाई देते हैं, उसमें मैल भी दिखाई दे जाता है कभी कभी, क्योंकि सर्दियों में नहाता कौन है यार तो जो मोज़े हैं वो ऊंची लंबाई के पहन के जाना अगर कभी इंटरव्यू में जाना हो। तो ये सब ड्रेस एप्रोप्रिएटली होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बाल वाल सब अच्छी तरह भये हुए हों और मुंह धुला हुआ सॉरी, ओके ठीक है। सो ड्रेस एप्रोप्रिएटली। सी, ये भी करना चाहिए, मतलब ये डोंट तो नहीं हो सकता। सी है प्रॉपर आई कांटेक्ट। प्रॉपर आई कांटेक्ट मतलब हम उनकी तरफ देख के बात करें, सिर झुका के या छत की तरफ देख के उत्तर ना दे रहे हों, तो ये भी करना चाहिए, ये भी डोंट नहीं हो सकता। आखिरी है, अच्छा यहाँ पर एक और बता दूँ, प्रॉपर आई कांटेक्ट, इसका मतलब घूरना नहीं होता कि आप घूरने लगे इंटरव्यू लेने वाले को प्रॉपर आई कांटेक्ट का मतलब है जब आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत शिष्टाचार के साथ आंखों में एक थोड़ा सा मध्यम एक वो रखते हुए, घूरना नहीं है बाबू, तब आप इंटरव्यू में जवाब देंगे। आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है। आखिरी है लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। आप झूठ बोलो तो ये नहीं करना चाहिए आपको, यही वो उत्तर है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा गया कि आप क्या काम करना जानते हैं, अजी कुछ ही करा लो हमसे उसने कहा अच्छा वेल्डिंग कर दोगे? ना जी वेल्डिंग तो नहीं सीखी ना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आज आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप ITI में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ढंग से निभाएं, आप भी और हम भी। फिर हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, फिर हम कह पाएंगे कि हम ये काम करना जानते हैं। तो कभी भी इंटरव्यू में झूठ ना बोलें, अपनी तैयारी करें इंटरव्यू में जाने से पहले, ताकि हमें झूठ ना बोलना पड़े, झूठ बोल के वो जॉब ना लेनी पड़े, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा, फ़ायदा कुछ होने का नहीं। तो इसका आंसर है डी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई थॉट्स। मेरे विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26, विच वन इज़ अ बैरियर ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं तो कौन सा नीचे से ऐसा एक कारण है जो हमें बोलने में बाधा करता है? पुअर लिसनिंग। अच्छा, ये आंसर हो सकता है बेटा, अभी बताता हूँ कैसे, पर पहले चारों, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चारों आंसर पढ़ लो और जो सबसे सही है वो आंसर हमें टिक करना है। पुअर लिसनिंग इसलिए बाधा हो सकता है क्योंकि अगर हम अच्छे श्रोता नहीं हैं तो कभी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। अगर हमने अच्छे लोगों को बोलते हुए नहीं सुना है जो अच्छा बोलते हैं, तो हम अच्छा बोलना कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो पुअर लिसनिंग एक बैरियर ऑफ स्पीकिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या देखते हैं क्या इससे बेहतर कोई विकल्प है? अभी इसको छोड़ देते हैं। लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी, ये भी बाधा है। नर्वसनेस, घबराहट, ये भी एक बाधा है। रिलक्टेंट टू रीड, पढ़ने में अनिच्छुक, ये तो बेकार है। पर नर्वसनेस एक बाधा हो सकती है। हम अगर बोल रहे हैं, ओके स्पीकिंग करेक्ट। अब देखिए मेरी तरफ से ऊपर के तीनों आंसर सही हो सकते हैं और मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। पहले का मैं उत्तर आपको बता चुका, पुअर लिसनिंग, कि अगर हम सुन अच्छा नहीं रहे हैं, अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो अच्छे वक्ता नहीं बन सकते।
तो बोलने के लिए हमें सुनना, अच्छा सुनना, अगर हम पुअर लिसनर हैं तो हम अच्छा नहीं बोलेंगे। तो ये बाधा जो हमारे सुनने में बाधा है वो भी एक बाधा हमारे बोलने में आएगी, प्रदर्शित करेगी। लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम चुप रह के और बस निकल जाना चाहते हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, कौन बोलेगा यार इतना। तो वो भी एक बाधा हो सकती है, लैक ऑफ टाइम। और नर्वसनेस, नर्वसनेस आपकी घबराहट, ये तो बाधा है ही। अब नर्वसनेस को मैं क्यों निशान लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा बैरियर टू स्पीकिंग लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस में कि आप इस समय बोल रहे हैं और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बोलने से रोक रही है, जो आपने पहले कोई पाप कर रखे हैं कि जैसे आपने अच्छा नहीं सुना, अच्छे श्रोता नहीं रहे, वो भूतकाल की बात हो गई। अगर क्वेश्चन के सिंटैक्स को देखो तो लिखा है स्पीकिंग, कि आप बोलने की प्रक्रिया में हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करेगी? जब आप बोलने का वक्त है आपके पास और आप बोल नहीं पा रहे हैं, उस समय ये नहीं सोचा जाएगा अच्छा इसका मतलब तू अच्छा लिसनर नहीं था इसका मतलब तेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि वो तो बोलना चाह रहा है, वो तो स्पीक कर रहा है, स्पीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो आपकी नर्वसनेस जो है वही सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका आंसर है सी। पर इस तरीके के कंफ्यूजिंग जो आंसर्स हैं वो शामिल नहीं करने चाहिए थे आईटीआई के लेवल पे, पर ठीक है अगर कर दिए तो याद रखना भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन आए कि बैरियर ऑफ स्पीकिंग क्या है तो उसमें आपको आंसर लगाना है नर्वसनेस। करेक्ट। 27, विच वन इज़ अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट्स। दोबारा वही आ गया कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए। ड्रेस टू कैजुअली, कैजुअली मतलब है अनौपचारिक, एक तो होता है फॉर्मल, फॉर्मल का उल्टा होता है कैजुअल। कैजुअली ड्रेस करके जाओगे वही टोपी वोपी चश्मा और सलमा सितारे, या कोई अगर छात्रा मेरी बात सुन रही हो तो बहुत सारा मेकअप और बहुत सारे सलमा सितारे वाले सूट पहन के इंटरव्यू देने नहीं जाना होता है। बहुत लाइट कलर के कोई सूट या साड़ी आप पहन के जाएं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ओके, लाई ये नहीं करना चाहिए, ड्रेस टू कैजुअली नहीं होना चाहिए। लाई अबाउट, हमें तो डूज पूछ रहे हैं ना, क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन है लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, नौकरी पाने के लिए आपकी योग्यता के बारे में झूठ बोलना चाहिए। आप झूठ बोल दो मैंने तो आईटीआई कर रखी है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें तो डूज ढूंढना है कि क्या करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, यस ये वो आंसर है। आत्मविश्वास में रहें कि आपके बारे में पूछेंगे और हम सच सच बता देंगे, और अगर हम हैं इस लायक तो हमें जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है। डी है टू एक्सेसिव इन जेस्चर, बहुत ज़्यादा हाव भाव, भरतनाट्यम और कथकली ये सब नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, तो आंसर इज सी। 28, विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या कौन सा होगा। वो होगा मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। यस, ये आंसर बिल्कुल मतलब सही लग रहा है, लेकिन पहले 3 देख लेते हैं। मैसेज इज एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कहते हैं जिसके एक से अधिक मतलब निकल रहे हों। मैं आपको कहूँ कि भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, खेलने के लिए कह रहा हूँ, या कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, इसके पता नहीं कितने मतलब निकल सकते हैं। तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ और आप तक वो संदेश पहुँच गया कुछ और। तो ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कहलाता। अच्छा कम्युनिकेशन होता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो और सीधा हो। ओके, तो बी आंसर नहीं हो सकता। ए आंसर मैंने कहा है हो जाएगा, लेकिन पहले 3 देख लेते हैं। सी है सेंडर अटैक्स रिसीवर अच्छा भाई, जो बोलने वाला है वो रिसीवर को, प्राप्त करने वाले को, संदेश को कूट दे पकड़ के कि सुनता क्यों नहीं तू मेरी बात। क्या ये कम्युनिकेशन अच्छा है वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, कभी कभी मेरा मन करता है, और हर टीचर का कभी ना कभी ज़िंदगी में मन करता है कि वो कूट दे तुम्हें पकड़ के। और इसलिए करता है वो मन, इसलिए नहीं क्योंकि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमारा कहना नहीं मान रहे हो, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हो। इसलिए मन करता है कि जो तुम हमारे नज़रअंदाजी कर रहे हो, जो गैर जिम्मेदारी की बातें आप कर रहे हो, वो आगे जाके आपका नुकसान कर देगी। और हम ये देखना नहीं चाह रहे कि आपके आज के किसी कृत्य की वजह से कल आपको परेशानी होनी पड़े। तो मन करता है कि कूट दूँ, एडिशूम पर ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए सरकार ने भी इस पर रोक लगा रखी है कि आप छात्रों को
आप ऐसे प्रताड़ित नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करते हैं भाई। तो सेंडर अटैक्स रिसीवर, ये तो बहुत गंदा है, ये नहीं करना चाहिए। रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, जो प्राप्त करने वाला है वो संदेश को भेजने वाले की सुन ही नहीं रहा है, जैसे आप लोग करते हैं, हम सुनते ही नहीं, बोलते रहो कुछ भी। तो ये भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, और इसके कभी ना कभी हमें रिजल्ट्स ज़रूर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो कोशिश करें कि वो अच्छे रिजल्ट्स मिलें, सुनना शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 28 का एक ही आंसर सही है, वो है ए, बाकी 3 अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कहलाएंगी, बी, सी और डी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज एन व्हाट इज इट, ईमेल, ओके, विच वन इज एन ईमेल एटिकेट, ईमेल को भेजते हुए क्या शिष्टाचार होगा, मतलब क्या होना चाहिए। कीप द ईमेल शॉर्ट, हाँ, जितना हो सके ईमेल को शॉर्ट रखना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ, ये आंसर हो सकता है, पर पहले आंसर को, बाकी सब विकल्पों को देखें। वैसे सच बताऊँ, मैंने देख लिया, इसका आंसर ए ही है, पर बाकी तीनों को देख लेते हैं। सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, मैं जानता हूँ मेरे कंप्यूटर में वायरस है, और फिर मैं जानबूझ के मेल को भेजता हूँ उस वायरस के साथ, ताकि उसके कंप्यूटर में जाके भी वो वायरस सारी गंदगी फैला दे। ये शिष्टाचार नहीं है। तो हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना चाहिए, अब तो सब डले हुए आते हैं। तो ये आंसर नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी है फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, झूठे मैसेज भेज दो ईमेल से, झूठे मैसेज, ये भी एटिकेट्स नहीं हैं, हम किसी को झूठे मैसेज ना भेजें। डी है यूज़ ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल, पूरा ईमेल आपने कैपिटल शब्दों में लिख दिया या पूरा स्मॉल शब्दों में लिख दिया, सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा जाता है, हर प्रॉपर नाउन का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा जाता है, और बाकी सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं, सेंटेंस केस में लिखे जाते हैं। सारा का सारा ईमेल कैपिटल में लिख दोगे या सारा का सारा स्मॉल में लिख दोगे, गंदा लगेगा पढ़ने वाले को। तो ये एटिकेट्स नहीं होते हैं। तो इसका एक ही आंसर है, वो है ए। अच्छे ईमेल के शिष्टाचार क्या है, ईमेल को छोटा लिखो, बहुत ज़्यादा लिख दोगे, किसी के पास इतना समय नहीं होता यार लंबे खतों को पढ़ना और लेटर्स को पढ़ना और ईमेल्स को पढ़ना। छोटा रखो, शॉर्ट रखो, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत कमी है लोग बागों के पास, तो टाइम का सम्मान होना चाहिए। तो आंसर इज ए। 30th क्वेश्चन, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, फिर वही क्वेश्चन है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन किसे कहा जाएगा। मैसेज इज एम्बिगुअस, संदेश अस्पष्ट है, अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि वो एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब उसके एक से अधिक मतलब निकल रहे हैं, इसलिए वो अस्पष्ट हो गया है, तो ऐसा, इसको तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरा है सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, जो सेंडर है वो भेजने वाले के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखता है, तब ये तो अच्छा माना जाएगा। मैं ये सोच के चलूँ कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है जो भी ये सुन रहे हैं ना, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को माहौल मिले और अच्छा पढ़ाया जाए तो आप ज़रूर सीखना चाहेंगे, एक सकारात्मक नज़रिया रखना पड़ेगा। हो सकता है मेरे से भी बहुत अच्छे हों, और हो सकता है क्या हैं, बहुत अच्छे लोग हैं भाई इस दुनिया में पढ़ाने वाले, आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ऐसा थोड़ा सा वो फ़ायदे जो हमें मिलने चाहिए थे नहीं मिल पा रहे हैं। पर ये स्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और आप लोगों के संपर्क में, वो आप लोगों को सिखाएंगे। तो जो सेंडर है उसका अगर एक सकारात्मक नज़रिया है तो वो कम्युनिकेशन अच्छी कहलाएगी। तो आंसर सी मुझे सही लग रहा है, आंसर बी मुझे सही लग रहा है, सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। सी है रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है कि जो प्राप्त करने वाले हैं यानी कि श्रोता हैं या पढ़ने वाले हैं उस मैसेज को, संदेश को, वो ध्यान ही नहीं दे रहा भेजने वाले पे, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो कुछ भी लिख दे, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। सेंडर अटैक्स रिसीवर, वही फिर दोबारा आ गया कि सेंडर ने कहा तू मेरी बात नहीं सुनता, ये ले डिशुम, और उसकी आंख काली कर दी, ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे पास कोई इससे बेहतर विकल्प नहीं है क्या समझाने के लिए अपनी बात को, तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ए, सी और डी गलत हैं, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30th यानी कि 30वें क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ,
सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, ये आंसर सही है, तो उन्होंने भी यही आंसर सही दे रखा है। 31st क्वेश्चन, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी पुअर कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन ना माना जाएगा। पुअर मतलब बेकार कम्युनिकेशन, संचार बेकार हो गया, कौन सा हो सकता है? मैसेज इज एम्बिगुअस, बात सही है। अगर एक संदेश के एक से अधिक मतलब निकल रहे हों तो वो उसको अच्छा कैसे माना जाएगा? वो तो बेकार कम्युनिकेशन हो गया ना। हर आदमी कह रहा पता नहीं क्या कह रहा था भाई, वो कह रहा था, वो यूँ कह रहा था पढ़ लो, अरे कहाँ कह रहा था पढ़ लो, तो यूँ कह रहा था कुछ कर लो तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि संदेश ही स्पष्ट नहीं हुआ। तो ए आंसर इसका हो सकता है। बी है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, अगर मैसेज क्लियर है और डायरेक्ट है तो ये तो एक गुड कम्युनिकेशन हुआ ना, ये पुअर कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ, ये तो अच्छा हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, जो प्राप्त करने वाला है यानी कि श्रोता है या पाठक है, वो खुले दिमाग से सुनना चाह रहा है आपकी बात, तो ये तो अच्छे कम्युनिकेशन के एक हालात हैं, इसको तो अच्छा कहेंगे, इसको बुरा नहीं कह सकते, पुअर नहीं कह सकते। हमें सवाल में पूछा गया है पुअर कम्युनिकेशन, तो ये नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता। डी है सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, भेजने वाला प्राप्त करने वाले के प्रति सकारात्मक नज़रिया रख रहा है, तो ये भी आपका अच्छी बात हुई, ये पुअर कम्युनिकेशन नहीं, ये तो बेटर कम्युनिकेशन होगा। तो इसका एक ही आंसर है, वो है ए, मैसेज इज एम्बिगुअस। 32nd क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन होता है मौखिक कम्युनिकेशन हम जिसको कहते हैं, मुंह ज़बानी, तो उसमें उसका फ़ायदा, इनमें से कौन सा उसका फ़ायदा नहीं है? इट इज़ क्विक, ओरल कम्युनिकेशन क्विक होता है। सोचो, आप बोल के जितनी जल्दी उस संदेश को दे सकते हो, लिख के तो उससे ज़्यादा जल्दी दोगे ना। यही सारा लेक्चर अगर मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ जाता, इतना टाइम नहीं है बेटा परीक्षा की वजह से, बाकी मैं लेक्चर्स ब्लैक बोर्ड पे ही लेने वाला हूँ, वाइट बोर्ड पे लेने वाला हूँ। ओके, तो ये क्विक होता है ओरल कम्युनिकेशन, जैसे इस समय मैं कर रहा हूँ, मौखिक आपसे बात कर रहा हूँ, लिखित ऑलरेडी इसमें है, वो आप देख भी रहे हैं, वो विजुअल के तौर पे आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ के तौर, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, वो लिखा हुआ है। तो मौखिक कम्युनिकेशन बहुत क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है। यही चीज़ें मुझे लिख लिख के आपको बतानी पड़ती तो बहुत देर लग जाती। तो ये आंसर इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूछ रहे हैं क्या नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। ये तो लाभ है, क्विक मतलब बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये हमें लाभ की तरह दिखाई दे रहा है। बी है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए है, मतलब इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, इसको बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है एक साक्ष्य के तौर पे, क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड में है। ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड हो गया। लेकिन जब हम मुंह जबानी मौखिक बात करते हैं एक दूसरे से आमने सामने, बाद में जाके आप कहो तूने कहा था, मैं कहूँ मैं तो नहीं कहा था, मैं तो पलट गया उस बात से, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ये बेनिफिट ओरल कम्युनिकेशन का नहीं है, तो बी है करेक्ट आंसर इसका। फिर भी सी पढ़ लेते हैं, इट इज़ डायरेक्ट। हाँ, ओरल कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है, क्योंकि जिसके लिए होता है वो सामने ही बैठे हैं और मैंने उनको कह दिया, उनको डायरेक्ट उन्हीं को कह दिया, तो ये डायरेक्ट होता है, ये इसका बेनिफिट है। पर हमें तो ढूंढना है, क्वेश्चन में दे रखा है नॉट अ बेनिफिट, उसका बेनिफिट नहीं होना है, तो वो आंसर बी ही लग रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता इसका। डी है फीडबैक इज इमीडिएट। फीडबैक मतलब मैंने कोई संदेश दिया, वो आपको समझ में आ गया या उसका असर हो गया नहीं हो गया, इसका फीडबैक, इसका पता हाथ के हाथ लग जाता है। जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, वो ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है आपके साथ और बाद में पूछता है मेरी बात समझ में आ गई, आप लोग मुंडी हिलाते हैं हाँ में, तो वो समझ जाता है आ गई, आगे बढ़ जाता है। आप मुंडी हिलाएं ना में, तो वो क्या समझ जाता है कि नहीं आई, फिर वो दूसरी तरीके से समझाता है, तो फीडबैक तुरंत हो जाता है। तो इसका एक ही आंसर है, जो बेनिफिट नहीं है वो है आंसर बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। 33rd क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। ट्रिपल ए होता है लिसनिंग के लिए, ये हाँ ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग। कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है? मुझे मालूम है ट्रिपल ए कौन कौन से हैं, एटीट्यूड है, अटेंशन है और एडजस्टमेंट है, और ये भी आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। एटीट्यूड सही रखें, और एटीट्यूड वो नहीं होता जो आप लोग समझते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है धारणा, नज़रिया, आपका नज़रिया, उसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड सही रखें, अटेंटिव रहें और एडजस्टमेंट करें अपने पुराने अनुभवों के साथ इस नए ज्ञान का जो आपको प्राप्त हो रहा है। ये एक आपको बेहतर लिसनर बना देगा।
अगर आप एक अच्छे श्रोता बन गए तो एक अच्छे वक्ता भी बन जाएंगे। तो ये एक के पीछे एक पूरी लाइन में जुड़ी हुई होती हैं चीज़ें, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब जनवरी से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो 33rd का आंसर एंग्जाइटी है, क्योंकि एंग्जाइटी वो ए नहीं है जो आपका AAA ऑफ लिसनिंग में आता है, जो आपकी लिसनिंग को बेहतर बना देगा। वैसे भी अगर सोचो, अगर मुझे अच्छा श्रोता बनना है तो क्या मुझे एंग्जाइटी मेरे अंदर होनी चाहिए? एंग्जाइटी मतलब होता है जब हम अब बड़े वो हो रहे होते हैं, मतलब कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जब हम इस तरीके के हालात में होते हैं ना, तो हम कहते हैं हम बड़े एंग्शियस हैं, बड़े एंग्जाइटी हमारे अंदर हो रही है कि हमें कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई निर्णय होने वाला है और हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा डर, थोड़ी सी उत्साह, थोड़ा सा घबराहट, ये सब चीज़ें जो एक भाव मिल के आता है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी होगी तो हम कहाँ अच्छे लिसनर बनेंगे? फिर तो हम उस घबराहट में ही फंसे रहेंगे ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ए इज़ नॉट द आंसर, और उन्होंने भी ए पे ही आंसर लगाया है। तो 33rd क्वेश्चन का आंसर है ए। फिर बात करते हैं 34th की। विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल? आर्टिकल होता है इज़, एन, एम, ये सब आर्टिकल्स होते हैं। और इसमें इन भी लिखा हुआ है सी में। इन आर्टिकल नहीं होता, इन प्रेपोजिशन होता है। ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का सवाल होना चाहिए था, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में इसको डाल दिया। वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि सी में जो लिखा है इन, वो आर्टिकल नहीं होता। स्पीच में वो आर्टिकल के नाम से नहीं पहचाना जाता, वो प्रेपोजिशन के नाम से पहचाना जाता है। 35th क्वेश्चन। विच वन इज़ नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस? कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो नीचे से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए, बेकार की? कमिटमेंट। सफलता के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा नहीं है, हमें वो बेकार की चीज़ बतानी है, जो हमें चाहिए वो नहीं बतानी है। तो ए है कमिटमेंट। सफलता प्राप्त करनी है तो कमिटमेंट चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी। सफलता प्राप्त करनी है तो इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। मैं फिर बता दूं, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि छोटे मोटे लालच पे आप अपना सोचना, मतलब जो आपके धारणा है उसको बदलेंगे नहीं। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी ईमानदारियां हैं, उससे आप समझौता नहीं करेंगे। आपने किसी कंपनी में जॉब करनी शुरू करी, किसी और कंपनी में आपको 1000 रुपये दे दिए, आपने ये कंपनी छोड़ दी बिना बताए, तो आपकी इंटीग्रिटी बहुत कम है। ओके, और ये बात धीरे धीरे सबको पता चल जाएंगी। और बायोडाटा में जब आप लिखोगे तो वो पूछेंगे आपसे कि इतनी जल्दी जल्दी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, और अगर ये क्या गारंटी है कि हम आपको जॉब दें तो आप छोड़ दोगे? इंटीग्रिटी के मजबूत बने, ठीक है। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आंसर नहीं हो सकता। अनएथिकल वर्क। अनैतिक कार्य, झूठ बोल के जॉब प्राप्त कर लेना, चोरी करना, ऑफिस की चीज़ों के का इस्तेमाल अपने घर के लिए करना, टाइम को वेस्ट करना काम के समय, ये सब अनएथिकल वर्क हैं। ये काम आपको सफल नहीं बनाएगा अगर आप इस तरीके के काम करेंगे, क्योंकि सबको दिखाई देगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा भाई। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, स्ट्रेट। सो आंसर इज डी। अनएथिकल कामों को करने की अपने आप को बचाएं, उन चीज़ों से बचाएं, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो रही हो या कितने हालात कैसे भी हों। एथिक्स पे रहें, इंटीग्रिटी अपनी बरकरार रखें। अगला क्वेश्चन 36। विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो आपको क्या नहीं मिलेगा? सकारात्मक दृष्टिकोण होने के बावजूद आपको क्या नहीं मिलेगा? नीचे से एंथुजियाज्म, जोश। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप जोश से भरे रहेंगे, क्योंकि आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है, आप हर चीज़ के लिए ओपन हैं। ओके। सेकंड इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, चीज़ों को एक अच्छी नज़र से देखते हैं, तो कुछ नयापन भी आप जरूर करेंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको मिलेगा। तो इसमें से कौन सा आउटकम पॉजिटिव एटीट्यूड का नहीं है? वो सी है आंसर, क्योंकि जब आप अच्छा नज़रिया रखेंगे तो आप उदास नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा सारा का सारा। तो उदासी उसका आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन 37।
विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? फैक्स अब नहीं इस्तेमाल होता, लगभग ख़त्म हो गया है फैक्स। वो टेलीफोन में एक मशीन लगती थी और हम फैक्स लिखित एक कोई खत एकदम भेज देते थे, पर अब वो इस्तेमाल नहीं होता है। पोस्टल मेल, ये भी बहुत पुराने समय की बात है। अब हम खत नहीं भेजते हैं आम तौर पे, बस सिर्फ ज़रूरी और राजकीय कोई कार्यों के लिए पोस्टल उनका सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, या पार्सल कुछ भेजने के लिए करते हैं। लेकिन अगर खत भेजना है तो पोस्टल मेल अब नहीं करते हैं इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको कहते हैं, यस, ये है वो आधुनिक समय का जो संचार का हमारा बड़ा प्रभावी साधन है। रिकॉर्ड भी रहता है, प्राप्त करने वाला मना नहीं कर सकता कि आपने मुझे नहीं भेजी, क्योंकि आपके पास भी रिकॉर्ड है, उसके पास भी रिकॉर्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल एक बहुत ही प्रभावी साधन है और बड़ा फास्ट हो जाता है, बिना खर्चे के हो जाता है। और डी है मैसेज थ्रू टीवी संदेश को टीवी के थ्रू, पता नहीं सुनने वाले ने सुना, वो तो कह दे मेरे पे तो मैंने तो देखा ही नहीं उस समय टीवी। तो ये कोई आज का नहीं है, पहले होता था बच्चों। जब सरकार बच्चों को पढ़ाना चाहती थी तो उनके लिए एक एजुकेशन का चैनल अलग से खोला था उन्होंने, भारती करके कुछ था। तो तब 11-12 तक के बच्चे उसमें अपने, आज भी होगा वो चैनल, नेशनल दूरदर्शन पे होगा वो चैनल, उस तरह के प्रोग्राम आते होंगे। पर ये कोई बहुत अच्छा आज के ज़माने का नहीं है। आज के ज़माने में हम ईमेल और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, इस तरीके से हम बच्चों के पास पोर्टल पे फ्री लेक्चर्स, और जैसे मैं यूट्यूब पे ये सब डाल रहा हूँ ना, तो टेक्नोलॉजी की मदद से आज की तरह आज के समय में हम प्रभावी संचार कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर है ईमेल, जो आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन है वो है ईमेल, इन चारों में से। ओके, और इस तरीके से ये सवाल ख़त्म हुए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोस्तों इसको सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स की किसी भी सवाल में अगर ये सवाल आए या इस तरीके के कोई सवाल आए तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ी होंगी, रटना नहीं पड़ा होगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूँ, सवाल पहले पढ़ लो और उसको पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट सीखो, ये मेरा तरीका नहीं है और ये अच्छा तरीका भी नहीं है बच्चों। ये ऐसा ही हो गया जैसे हमने समाधान तो ढूंढ लिया लेकिन हमें समस्या नहीं पता। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें इस चैनल के साथ, कुछ अच्छा सीखते और सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खुश रहो।